हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने प्रीलिम्स प्रोग्राम के स्मार्ट स्प्रिंट के इकोनॉमिक सीरीज का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी। अभी देखो क्या होता है ना कि आखिर ये इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी आपने शायद इस तरह से टॉपिक वाइज तो नहीं पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता किसी ने इस तरह से पढ़ाया है, बट मैं बता दूं, ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का दिमाग है कि इकोनॉमिक्स सोचता कैसे है। आप देखोगे कि एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में ही सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। वो सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स डेटा और फैक्ट्स का सब्जेक्ट है। जीडीपी याद कर लिया, हम लोग इन्फ्लेशन के टाइप्स को याद कर लेते हैं, बजट में जो टर्म्स होते हैं उनको रट्टा मार लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। पर यूपीएससी इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये सब नहीं पूछता है। यूपीएससी ये पूछता है कि तुम्हें सोचना कैसे है और तुम सोचते कैसे हो। और अगर ये सोच तुम जान जाते हो कि ये सोच क्या है, और इसी सोच को समझने के लिए हम लोगों को ये टॉपिक करना पड़ रहा है, इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी। देखो, इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी का सिंपल मतलब क्या होता है, पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स जब कभी किसी भी प्रॉब्लम को देखता है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट सॉल्यूशन तो आ नहीं सकता है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं। इकोनॉमिक्स कभी भी सीधा ओपिनियन नहीं देता है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इन सारे प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, और जब इन सारे प्रॉब्लम को एनालाइज कर देता है, एनालिसिस के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है। सबसे पहले वो क्या करता है, एजम्पशन बनाता है, फिर उसके लिए मॉडल्स बनाता है, फिर लॉजिक अप्लाई करता है, तब कंक्लूजन पे आता है। तो आपको इन सब चीजों से समझना चाहिए, इकोनॉमिक्स एक क्या है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये कोई इमोशनल सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आपने देख लिया कि महंगाई कम करना है, गरीबी हटाना है। ये सारे देखो इमोशनल टर्म्स भी आते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, इसी चीज को समझना है। देखो, अब इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का डिवीजन कैसे किया गया है, इकोनॉमिक्स का डिस्टिंक्शन कैसे हुआ है। ठीक है। और इसी में टर्म में सबसे पहले जो आप देखोगे हर कोई पढ़ाता है, क्या है वो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम सिर्फ याद करने के लिए नहीं पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो, कहीं भी यूपीएससी के सिलेबस में ये नहीं लिखा होगा कि आपको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है। बट फिर भी आपके दिमाग में ये तो आएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट कहां से आ जाता है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर कोई पढ़ा रहा है। देखो, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी का आंसर आपको इस लेक्चर के बाद मिलेगा। देखो, ये जो डिस्टिंक्शन देख रहे हो ना आप, यही डिस्टिंक्शन क्या करता है कि इकोनॉमिक्स को एक साइंस बना देता है। और साइंस कैसे बनता है, साइंस का मतलब क्या होता है। हम लोग जब 11th क्लास में थे, तब हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आर्ट्स भी लिए थे ना, तो आर्ट्स को भी साइंस की तरह कैसे देखते हैं, ये पढ़ा था। कोई कॉमर्स लिया था ना, वो भी पढ़ा था कि कॉमर्स को साइंस की तरह कैसे देखते हैं। हर एक चीज को साइंस की तरह कैसे देखते हैं, हमने ये सीखा था। ठीक है। अभी क्या है, हम ये देखेंगे कि आखिर ये दोनों चीजें आई कहां से। आप थोड़ा बैक चलते हैं, हमारे साथ बैक में चलो और स्टोरी समझते हैं। देखो, जब इकोनॉमिक्स डेवलप हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आया था। और ये कंफ्यूजन क्या था, देखो, लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं कि टैक्स कम होने चाहिए। आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये देखोगे, टैक्स की बात जब आती है तो लोग उसको इकोनॉमिक्स में ले जाते हैं कि ये गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है। ठीक है। टैक्स कम होना चाहिए, गरीबी हट जाना चाहिए, और ये सब काम किसको करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब ये क्यों आ रहा है, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बात बोला जा रहा है, ये सब एक ओपिनियन है। ठीक है। और ओपिनियन को डायरेक्टली आप प्रूव नहीं कर सकते। क्यों, इसके लिए आपको सपोर्टिव एविडेंस चाहिए ना। तो सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर सिर्फ ओपिनियन है। क्योंकि यहीं पे बात आ जाती है ना कि ये जो ओपिनियन आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ये कहां से आ रहे हैं। तो जब ये सवाल उठता है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर सिर्फ ओपिनियन का सब्जेक्ट है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होता है ना, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात आती है। ठीक है। अभी देखो,
इकोनॉमिक्स ने क्या कहा, हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले आप ना रुको और समझने का ट्राई करो। पहले ये क्लियर करते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक्स में दो अलग अलग चीजें हो रही है। ठीक है, अभी देखो ये दो अलग अलग चीजें क्या हो रही है। एक जगह क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या आती है, जजमेंट की। दूसरी जगह क्या होता है कि हम जजमेंट दे रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे जो ये जो सेपरेशन है फैक्ट्स और जजमेंट का, इसी सेपरेशन को नाम दिया गया है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम यहां से समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आया क्यों, क्या रीजन थे। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसलिए आता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं पॉजिटिव। मैं एकदम यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखवाने वाला, रट्टा नहीं करवाने वाला, बस समझाने वाला हूं। इसके बाद जब भी आप बुक पढ़ोगे आपको सब चीजें एक बार में क्लियर होगी। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आया क्यों। देखो सबसे पहले क्या था कि इकोनॉमिक्स को एक ऑब्जेक्टिव बनाना था, इकोनॉमिक्स को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाना था। ठीक है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि वो सिर्फ ये बताएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। समझना बात को, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, रियलिटी बता रहा है। और इसमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है इन्फ्लेशन 6% है। एग्जाम्पल देखो कि क्या बता रहा है, ये बता रहा है इन्फ्लेशन, ये बताएगा महंगाई। ठीक है, फिर ये बताएगा प्राइस कैसे बढ़ रहा है, और प्राइस बढ़ने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर ये बताएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। देखो ये जो चीजें कैसे क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं होता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये चीज ध्यान रखना कि नाम से जो देख रहे हो ना कि पॉजिटिव, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि अच्छा या बुरा हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स का जो मेथोडोलॉजी है उसका कोर होता है। अभी देखो ये तो समझे हम लोगों ने कि पॉजिटिव क्या कर रहा है, डेटा एंड फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे इन्फ्लेशन 6% है, प्राइस बढ़ने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, फिर लोन का जो डिमांड है ये कम हो जाएगा। ये सब चीज क्यों हो रहा है, यही सब के बारे में हम बात करेंगे। चलो ये तो देखा हमने कि पॉजिटिव में क्या बताया जाता है, पॉजिटिव में क्या होता है। अब हम देखते हैं पहले नॉर्मेटिव में भी क्या होता है, कि नॉर्मेटिव क्यों आया। ठीक है, देखो अब हमने देखा कि प्रॉब्लम्स पता चल गया हमें। ठीक है, हमने ये देखा कि चीजें क्यों हो रही है। ठीक है, फैक्ट्स हमें पता चल गया। अब आता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ ये बता के यहीं तक नहीं रुक जाएगा, ये इससे आगे भी जाएगा। ये सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करके ही खत्म नहीं होता है। अब क्या है, जब प्रॉब्लम पता चल गया, प्रॉब्लम पता चलने के बाद क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन भी आता है। अब क्या होगा, जब गवर्नमेंट को ये सारे प्रॉब्लम अगर पता चल गया तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अब डिसीजंस भी लेगा। अब ये डिसीजन कैसे लेगा, जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, डिसीजन में क्या है, पॉवर्टी को खत्म कैसे करना है, और अगर पॉवर्टी को कम करना है तो कैसे करना है, प्लस पॉवर्टी कम करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा। ये डिसीजन के बारे में बात हो रही है। सब्सिडी, सब्सिडी देना है या नहीं देना है। टैक्स, टैक्स किन पर लगाना चाहिए, किन लोगों पर टैक्स लगना चाहिए, ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है, नॉर्मेटिव। ठीक है, ये क्या है, डिसीजन के बारे में बात कर रहा है। यहीं पे इकोनॉमिक्स ये बताता है कि क्या होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना क्या होना चाहिए, इसी का जवाब मिलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और क्या होता है, जैसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात होती है,
यहाँ पे साइंस खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन एथिक्स एंड वैल्यूज पर लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू जजमेंट होने लगती है। अब कैसे? देखो क्या होता है ना, पॉवर्टी हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए। अब ये डिसीजन अगर गवर्नमेंट ले रही है, ये कैसा डिसीजन? ये एथिकल है ना? ऐसा किसी भी गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान यहाँ पे गरीब रहे। सब्सिडी देना है नहीं देना है, ये भी एक जजमेंट। सब्सिडी क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई गरीब है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज रेट पे कुछ कुछ सामान अवेलेबल करवा के दे रही है। और जब वैल्यू जजमेंट की बात स्टार्ट होती है ना, जब वैल्यू जजमेंट की बात स्टार्ट होती है, तो इसी पार्ट से आ जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अभी देखो ना क्या होता है ना, कि अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे, किस चीज के बारे में बात करता है। लेकिन अब ना हम डायरेक्ट डिस्टिंक्शन क्यों पढ़ने लगते हैं? आप देखोगे बहुत सारे टीचर क्या करेंगे कि डायरेक्ट आके दोनों में डिफरेंस बताने लगेंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बस मैं आपको हर चीज बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको ये समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। जब आगे आप पढ़ोगे ना, तो आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना, कि डायरेक्ट डिस्टिंक्शन क्यों पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंस क्यों पढ़ते हैं? देखो क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स मेथोडोलॉजी क्या है, उसका मतलब क्या होता है, ये तो पता चल गया। लेकिन इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है और कौन से स्टेटमेंट किस कैटेगरी का है, नॉर्मेटिव का है या पॉजिटिव का है। तुम्हें पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ओपिनियन क्या है। और यही क्या होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव मेथोडोलॉजी का फाउंडेशन बन जाता है। अभी देखो कि आखिर ये टॉपिक इतना क्रूशियल क्यों है, इसको समझना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें ओपिनियन जो होते हैं ना, ये फैक्ट्स की तरह दिखते हैं। हम देखेंगे कि ओपिनियन और फैक्ट में डिफरेंस क्या है। क्या होता है कभी कभी कि नॉर्मेटिव हमें पॉजिटिव जैसा प्रेजेंट करता है, हमें दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट है। अभी इस स्टेटमेंट में क्या है, हम क्या सोचते हैं, ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है? आप देखो, हाई इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पे क्या है, ये एक फैक्ट नहीं है, ये क्या है, ये एक वैल्यू जजमेंट है। और इसी के कारण जब यहाँ पे बैड लग जाता है ना, इसी के कारण क्या है, ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, नॉर्मेटिव। अभी क्या है, ये डिफरेंस जब आप समझ जाते हो ना कि कैसे लिया जाता है, तो आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब भी बुक में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पढ़ोगे, किसी चैप्टर की तरह मत देखो, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली एक लेंस है। क्या है ये, लेंस है। और इस लेंस से क्या पता चलता है हमें, ये जो लेंस है, ये बेसिकली हमें इकोनॉमिक्स की थिंकिंग समझाता है कि इकोनॉमिक्स कैसे सोचा जा रहा है। और यही लेंस के थ्रू हम इकोनॉमिक्स की थिंकिंग को समझ पाते हैं। ठीक है, अभी देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हमें क्या पता चल जाता है कि दुनिया क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। और इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी का मतलब यही होता है कि हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिक्स करके अलग तरीके से देखेंगे। और यही है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी क्या आता है कि हम इसके आगे देखते हैं, इससे ज्यादा नहीं समझना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, यही है जो है। हम यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक ही लाइन में बता देंगे क्या, कि पॉजिटिव क्या है, एक डेटा एंड फैक्ट्स की बात कर रहा है, और ये क्या है, डिसीजन की बात कर रहा है, जजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अभी देखो हम इसके आगे बढ़ते हैं, हमें पता चल गया कि ये बेसिकली एक लेंस है।
ठीक है। लेंस क्या बताता है कि हम इन दोनों को मिक्स करके किस तरह से देख सकते हैं इस बारे में। अभी फिर एक डिस्टिंक्शन आता है, क्या वो डिस्टिंक्शन क्या है कि माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। चलो इस चीज को भी समझते हैं। देखो क्या होता है ना कि आखिर ये माइक्रो एंड मैक्रो चीज क्या है, ये आया क्यों, क्या रीजन होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर ये माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंक्शन हम जो पढ़ रहे हैं ये है क्या, इसका कहीं इकोनॉमिक्स के बेसिक डेफिनेशन में डायरेक्ट मेंशन भी नहीं होता है। तो सवाल यही उठ जाता है कि माइक्रो और मैक्रो आया कहां से और क्यों बनाया गया। और आज इसी कंफ्यूजन को हम परमानेंटली क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है। सबसे पहले यहीं से ये चीज स्टार्ट होता है। देखो ये कहानी है, थोड़ा सा कहानी में जाते हैं। जब इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हो रहा था, तब क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर को ही स्टडी कर रहा था। ठीक है। ये जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, ये जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, जब इस चीज को स्टडी किया जा रहा था तो क्या देखा जा रहा था, यहाँ पे देखा जा रहा था एक एक करके कि कंज्यूमर कंज्यूमर क्या करता है, अगर सिचुएशन चेंज होती है तो कंज्यूमर क्या करेगा। फिर आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। एंड जब इन दोनों के बारे में बात हो जाती है तो आता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, प्राइस कैसे फिक्स होता है। ठीक है। ये था इंडिविजुअल लेवल पे जब देखा जा रहा था लोगों के बिहेवियर को। इकोनॉमिक्स पहले ये सारी चीजें स्टडी कर रही थी। इस टाइम पे क्या था ना कि कोई जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। यहाँ पे इन्फ्लेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट आए ही नहीं थे। यहाँ पे नेशनल डाटा का कॉन्सेप्ट, ये सब था ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आइडिया, ये सब कुछ नहीं था। मतलब उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही काम कर रही थी। ठीक है। और इस टाइम पे भी क्या है ना कि माइक्रो का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स ही है। यहाँ पे क्या नाम दिया जाएगा, कोई और आया ही नहीं है, तो फिर ये डिवाइड करने का, डिवीजन करने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉब्लम आया कहां से फिर, कि दोनों को डिवीजन कर दिए। देखो टाइम के साथ साथ क्या होने लगा ना, एक प्रॉब्लम सामने आई। क्या प्रॉब्लम थी कि जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर को समझ चुके थे, ठीक है, हम इंडिविजुअल बिहेवियर को जब समझ गए थे, उसके बाद भी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा था इकोनॉमिक्स के थ्रू। ठीक है। तो क्या होता है ना, उन जवाब के लिए बात किया जाता है। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे। देखो क्वेश्चन नंबर वन, कि कभी कभी ऐसा हो रहा था कि पूरे के पूरे कंट्री में रिसेशन आ जा रहा था, और कंट्री रिसेशन में क्यों जा रहा था, इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था। अभी क्या हो रहा था, जो भी फर्म्स थे, ठीक है, वो सारे फर्म्स क्या करते थे, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही थी, इसका आंसर नहीं मिल रहा था। अब ऐसा हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, ये लोग क्या है, ये लोग बहुत ज्यादा मतलब कि समझदार है। ठीक है, ये लोग रैशनल है। बट इसके बाद भी इकोनॉमी क्रैश क्यों कर जाती थी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सवाल है, ये सवाल इकोनॉमिस्ट के दिमागों में घूमने लगा। अब ये सोच रहे हैं कि अब इनका आंसर कैसे किया जाए। तो यहां से क्या होता है कि इकोनॉमिस्ट को रियलाइज होता है कि इंडिविजुअल लॉजिक से पूरी की पूरी इकोनॉमी को समझ पाना इज इम्पॉसिबल। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है मैक्रो का। ठीक है, यहीं से क्या कॉन्सेप्ट आता है, मैक्रो का। अभी भी नाम नहीं दिया गया, हमें ध्यान रखना, अभी भी बस हम अभी बात कर रहे हैं। देखो इस प्रॉब्लम के बाद क्या हुआ, अब जब इंडिविजुअल लेवल को थोड़ा सा साइड रखो, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के स्टडी किया जाता है। और यहीं से क्या होता है ना, जब पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के देखा जाता है, तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं नेशनल इनकम के जैसे।
यहीं से क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एग्रीगेट डिमांड। यहीं से निकल के आता है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यहीं से निकल के आता है इन्फ्लेशन, और यहीं से निकल के आता है, आप समझ लो, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट। अब ये सारी चीजें जब निकल के आती है तो बात होनी स्टार्ट होती है। अब ये जो अप्रोच है कि हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के चल रहे हैं, अब यहीं से आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसी अप्रोच को बाद में नाम दिया गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैक्रो कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये भी क्या है, एक लेंस है, जिस लेंस से हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं। ठीक है, अभी देखो कि ऐसा जब हो गया कि हम जब मैक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ने लगे, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के समझने लगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि अभी भी क्या होता है ना, कि इकोनॉमिक्स का जो मेन गोल होता है, ये जो इकोनॉमिक्स का मेन गोल है, ये चेंज नहीं होता है, ये अभी भी वही रहता है। क्या है? रिसोर्स का एलोकेशन। और दूसरा, स्कार्सिटी का प्रॉब्लम। देखो अभी भी इकोनॉमिक्स का क्या है गोल ना, सेम है, चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है, एंगल चेंज हो गया। क्या हुआ है? एंगल चेंज। अब हम इकोनॉमिक्स को दो एंगल से देख रहे हैं, एक माइक्रो के एंगल से एंड एक मैक्रो के एंगल से। अभी भी क्या होता है, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में देखोगे कि डायरेक्ट लिखा होता है, इकोनॉमिक स्टडीज एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्स। देखो ये जो लाइन है, आप देखोगे डेफिनेशन में जो लाइन होता है, क्या होता है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्स। ठीक है, अभी भी यही लिखा हुआ है। तो हम ये समझ गए हैं कि इकोनॉमिक्स में मैक्रो एंड माइक्रो कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये सेम है, बस क्या है, ये अलग अलग लेंस है। देखो अब क्या होता है ना, यूपीएससी डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिखता है कि आपको माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ना है। यूपीएससी सीधा ये कभी नहीं लिखा है कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। अभी देखो क्यों नहीं लिखता है, क्योंकि यूपीएससी बेसिकली आपसे ये टेस्ट करना चाहता है। यूपीएससी क्या, आप पूरी तरह से इकोनॉमिक सब्जेक्ट को देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि बेसिकली इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में क्या होता है ना, हर एस्पिरेंट को सिचुएशन को कैसे देखना है ये समझना पड़ता है। अब देखो कोई भी स्टेटमेंट आता है, जैसे देखो एक स्टेटमेंट आएगा कि हाई हाउस होल्ड सेविंग कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी क्या है, हम इसको दो नजरिए से देखेंगे, हाई हाउस होल्ड सेविंग कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी देखो क्या है, अगर तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स से सोचोगे तो क्या होगा कि आपको लगेगा सेविंग तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, सेविंग करेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ये जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पे चीजें बदल जाती है, हम यहाँ पे माइक्रो से मैक्रो की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अभी देखो तुम खुद ही सोचो ना, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देख रहे थे, उस लेंस से देख रहे थे, तो सेविंग अच्छी बात थी। ठीक है, अब तुम क्या करो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से सोचो। जब तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स से सोचोगे तो तुम क्या देखोगे, हाई सेविंग क्या करता है, कभी कभी स्पेंडिंग कम करता है, और जब स्पेंडिंग कम हो जाएगी, लोग कम स्पेंड करेंगे, तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, और जब डिमांड कम हो जाएगा तो आप देखोगे ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम लोग चैनल बना रहे हैं, ये जो चैन बना रहे हैं, इसमें क्या दिखता है, स्पेंडिंग अगर कम होगी, डिमांड भी कम हो जाएगा, डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी का ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा। तो आपको ये चीज पता चल जा रहा है कि मैक्रो एंड माइक्रो, इन दोनों में जो डिस्टिंक्शन है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जबरदस्ती डिवाइड किया हुआ नहीं है,
ये डिवीजन नेचुरली पैदा हुआ है जब इकोनॉमिक्स का इमरजेंस हो रहा था। जब इकोनॉमिक्स इमर्ज होकर इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट होने स्टार्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट में जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तो ये डिस्टिंक्शन नेचुरल होता है। ठीक है, जो चीज एक इंडिविजुअल इंसान के लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे इकोनॉमी के लिए भी सही हो। एंड इसी चीज को ना, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक कोई चीज इंडिविजुअल इंसान के लिए अगर सही है तो वो चीज पूरी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। इसी को हम एक कॉन्सेप्ट में कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। देखो, ये जो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, ये क्या है? ये उसी चीज को बताता है जो हम लोगों ने पढ़ा, कि जो चीज इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए सही हो। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि सेविंग इंडिविजुअल के लिए अच्छी होती है, पर अगर सभी के सभी लोग सेव करने लगे और कोई स्पेंड नहीं करेगा तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ स्लो हो जाएगा। और यूपीएससी इसी लॉजिक पे ट्रैप्स बनाता है। आपको ये चीज समझना होगा। जब आप ये समझ जाओगे, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखो कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स सिंगल सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई दो सब्जेक्ट नहीं है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इकोनॉमिक्स में ही क्या है कि ये जो माइक्रो एंड मैक्रो है, ये बेसिकली क्या है? लेंस है जिससे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है, जिससे हम इकोनॉमी को देखते हैं। और यही, ये जो लेंस है, ये जो एंगल्स है, इसी चीज को समझना है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं इकोनॉमी को। डेफिनेशन मत देखो। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सिलेबस के कोई टॉपिक्स नहीं है। ये बेसिकली थिंकिंग का टूल है। जब हम इकोनॉमिक नजरिए से सोचते हैं, इकोनॉमिक थिंकिंग से देखते हैं, तो ये बस उसका एक टूल है। और अगर आपको ये लेंस क्लियर हो जाए, ये अगर आपको ये एंगल क्लियर हो जाए, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये था बेसिकली कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, और माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, एंड मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है। अभी देखो ना कि क्या है कि ये सब चीज हम जब समझ जाते हैं, तो अभी ना कुछ कुछ चीजें और है जो बस आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इकोनॉमिक्स को अलग नजरिए से देख पाओ, आप इकोनॉमिक्स को समझ पाओ। ठीक है, अभी क्या है कि हम देखते हैं जो थियरी बनती है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब जितनी भी थियरी बनी है, ठीक है, ये थियरी कैसे बनती है, इसके मेथड क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक कि मेथड इन इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स में दो मेथड होते हैं। एक होता है डिडक्टिव मेथड, और एक होता है इंडक्टिव मेथड। अभी हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होता है। देखो, जब हम इकोनॉमिक्स को समझ चुके हैं, ठीक है, तो अब हम जब उसके मेथड को समझ रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे डिडक्टिव मेथड में जो थियरी बनाई जाती है। ठीक है, अभी देखो ये थियरी है। डिडक्टिव मेथड में थियरी बनने से पहले क्या बनता है? असम्पशन। ठीक है, एजम्पशन बनेगा, एजम्पशन के बाद क्या होगा? थियरी बनेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? कंक्लूजन आएगा। अभी देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स पहले अज्यूम करती है। क्या जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या अज्यूम करती है कि कंज्यूमर एक रैशनल इंसान, ठीक है, कंज्यूमर एक रैशनल आइडेंटिटी है। इस एजम्पशन से क्या बनता है? लॉ ऑफ डिमांड। और ये जो एजम्पशन बन रहा है, अगर ये एजम्पशन नहीं बनता, आप खुद सोच के देखो, ये जो एजम्पशन बन रहा है कि कंज्यूमर एक रैशनल आइडेंटिटी है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर एक कंज्यूमर एक रैशनल आइडेंटिटी हो। कुछ पागल भी तो होते हैं जिनको 10 रुपए, जो आज के टाइम पे एक रील देख रहे होगे, जो दुकान पे जाता है और कहता है 10 रुपए थे तुरतुरे कितने के हैं। अभी ये जो पूछ रहा है वो, ये क्या रैशनल है? कहीं से लगता है ये रैशनल नहीं है। और इसी चीज को समझना है कि पहले एजम्पशन बनता है कि कंज्यूमर एक रैशनल आइडेंटिटी है, और इसी एजम्पशन से थियरी बनता है। जब कोई भी थियरी ले लो, जैसे लॉ ऑफ डिमांड का बनाया जाए, ठीक है, और फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं
कि लॉ ऑफ डिमांड के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के कारण ऐसा हो रहा है। अभी हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ रहे, कंफ्यूज नहीं करना है और ज्यादा, बस मैं आपको थियरी बता रहा हूं। अभी क्या है, एक तो ये मेथड था, अब फिर दूसरा मेथड है इंडक्टिव मेथड। देखो ये जो इंडक्टिव मेथड है ये क्या बात करता है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, देखो ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये क्या है, पहले रियलिटी को देखती है कि रियल में क्या हो रहा है एंड उससे फिर थियरी बनाती है। ये कोई एजम्पशन करके नहीं बनाती है कि हमने कुछ सोच लिया ऐसा होता है फिर हम थियरी बना रहे हैं। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले रियल वर्ल्ड जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस ऑब्जर्वेशन से, देखो क्या होता है, पहले ऑब्जर्वेशन होता है, इन इस ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड डेटा कलेक्शन के बाद क्या होता है, इस डेटा के बेस पे थियरी बनाई जाती है। अभी देखो हम इसी चीज को समझते हैं। क्या होता है ना कि एग्जाम्पल लेते हैं तभी समझ में आएगा। बार बार ये देखा गया कि प्राइस बढ़ने पे क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ने के बाद क्या होता है, लोग इसको डिमांड करना कम कर देते हैं। ठीक है, ये होता है। आज के टाइम पे देखो कि क्या होगा कि किसी भी कमोडिटी को ले लो, आप सपोज आपने ले लो आईपैड को ही ले लो। ठीक है, आईपैड का अगर प्राइस इतना ज्यादा है, इसीलिए क्या होता है, आईपैड आईपैड का जो डिमांड है वो कम होता है। कल के दिन अगर आईपैड का प्राइस कम हो जाए, आज अगर आईपैड 35,000 से स्टार्ट हो जाता है सपोज, ठीक है, तो क्या होगा कि कल क्या हो रहा है कि आईपैड का प्राइस कम हो जा रहा है और ये 20,000 से ही स्टार्ट हो जाता है सपोज, तो क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। जो लोग पहले सैमसंग, वन प्लस, रेडमी इन सब के पैड को खरीद रहे थे, अब वो क्या बोलेंगे, अगर 20,000 में आईपैड ही मिल जा रहा है तो वही ले लेते हैं। ठीक है, तो इस ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, थियरी बनता है एंड इसी ऑब्जर्वेशन से सपोज लॉ ऑफ डिमांड बना। हम अभी भी एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि थियरी बन रही है। और क्या होता है ना, अब देखो ये जो डिडक्टिव थियरी है और ये जो इंडक्टिव थियरी है, इसका मतलब क्या है, पहले के टाइम पे ऑब्जर्वेशन कर पाना, डेटा कलेक्ट कर पाना, ये सब बहुत टफ काम था। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट होते थे ना, जो पहले के टाइम पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते थे, वो लोग क्या करते थे, डिडक्टिव मेथड को यूज किया करते थे थियरी बनाने के लिए। ठीक है, बस आज के टाइम पे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो पॉलिसी मेकिंग होती है, वो ज्यादातर क्या होता है कि इंडक्टिव मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज था मेथड, थियरी बनने का मेथड। इकोनॉमिक्स में जो भी थियरी बन रही है वो थियरी किस तरह के मेथड से बन रही है, तो ये है मेथड। अभी क्या होता है ना कि हमने ये देखा कि मेथड है और यहाँ पे एजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एजम्पशन क्या होता है, हर एक चीज इकोनॉमिक्स में काम आएगा, ये सब समझ जाओगे तो एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। क्या होता है ना, अब हम देखते हैं रोल ऑफ एजम्पशन। रोल ऑफ, आखिर एजम्पशन क्यों बनाया जा रहा है, क्या रीजन है। देखो क्या होता है ना कि एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझो। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना रोल ऑफ एजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इकोनॉमिक्स ना एजम्पशन पे चलती है, रियलिटी पे नहीं चलती है। आप अगर उसको रियलिटी में चेक करोगे तो कभी कभी फेल हो जाती है। अब ये क्यों होता है, देखो जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था कि कंज्यूमर रैशनल होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पे कंज्यूमर रैशनल होता है। ठीक है, अभी एक चीज और समझो कि एक हम ये क्या देखते हैं, सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग रिमेनिंग सेम। ये पढ़ोगे आप, बहुत जगह पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीज बहुत आता है। एंड एक और है परफेक्ट कंपटीशन, और यू कैन से परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है, हम कंपटीशन बोल रहे हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। देखो क्या होता है, रियल लाइफ में ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ना, एजम्पशन जो कर रहे हैं, रियल लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। कंज्यूमर हमेशा रैशनल नहीं होता, ये आपको पता है।
सेट्रिस पेरिबस जो हम सोच रहे हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम, हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि अदर थिंग हमेशा सेम ही रहेगा, ये कभी नहीं होता, ये एजम्पशन लिया गया। ठीक है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारी बात क्या है, एजम्पशन है। रियल लाइफ में ये सब चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अभी देखो कि अगर एजम्पशन नहीं लेते हैं तो क्या होगा। देखो अगर हम एजम्पशन नहीं लेंगे तो क्या होगा कि एनालिसिस इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इतनी सारी चीजें हैं, तुम उसको एक जगह पर कैसे लाओगे। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में देखें, उसमें जो भी चीजें अदर थिंग रिमेनिंग सेम में है कि प्राइस और डिमांड, सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में बात हो रही है और किसी भी फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगर हम सब फैक्टर को एक साथ ले आए तो हम एक थियरी बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, एजम्पशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अभी क्या है ना कि हम एक चीज समझेंगे कि एजम्पशन गलत नहीं होता है। अगर आप देखोगे कंज्यूमर रैशनल है, ये गलत नहीं है, कंज्यूमर रैशनल ही है। वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहाँ मिल रही है उसी तरफ जाएगा। और एजम्पशन नेसेसरी होता है, आपको एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है। अभी देखो, जो भी इकोनॉमिक्स के लॉज बन रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक्स के थियरी बन रहे हैं, ये जो थियरी होती है ना, इकोनॉमिक्स लॉज एंड थियरी, ये क्या है, ये यूनिवर्सल नहीं होता है, ये हमेशा काम नहीं करता है। ये क्या होता है, कंडीशनल होता है। और इसी कंडीशनल के कारण क्या होता है कि हमें एजम्पशन लेना पड़ता है। ठीक है। अगर हम एजम्पशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल होना चाहिए, लेकिन हमें क्या पता है कि कोई भी लॉ यूनिवर्सल नहीं होता है, नेचुरल लॉ को छोड़ के। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाती है कि एजम्पशन का रोल क्या है। अभी देखो क्या है ना, जब हमें ये सब चीज समझ आ गया कि डिवीजन कैसे हुआ है, यहाँ पे जो भी थ्योरीज बनती है उनमें क्या मेथड यूज किया जाता है, हमें ये पता चल गया कि एजम्पशन एजम्पशन का रोल क्या होता है। तो एक चीज और देख ही लेते हैं, जब इतना देख लिया हम लोगों ने। और ये चीज क्या है, इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है। ये इकोनॉमिक मॉडल्स है क्या, हम इसी चीज को देखते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक मॉडल के साथ एक और चीज देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। क्या है कि अगर इकोनॉमिक्स को रियल वर्ल्ड में देखो तो आप देखोगे इकोनॉमिक्स रियल वर्ल्ड को डायरेक्टली स्टडी नहीं करती है। वो क्या करती है, पहले उसको सिंप्लीफाई करती है, और इसी सिंप्लीफिकेशन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल में समझो आप, एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, एग्जाम्पल में जैसे आप देखो, डिमांड सप्लाई कर्व, डिमांड सप्लाई कर्व और डायग्राम। ठीक है। आप यहाँ पे ले सकते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आप यहाँ पे ले सकते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो ये जो तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों क्या है, एक मॉडल है। ठीक है। ये एक इकोनॉमिक मॉडल है। ये मॉडल क्या करता है कि रियल वर्ल्ड का एकदम क्लियर फोटो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, ये रियल वर्ल्ड का एक मैपिंग होता है। ठीक है। और ये जो मैप है ना, ये मैप एकदम रियलिस्टिक नहीं होता है, पर क्या है कि ये हमें एक डायरेक्शन दिखाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जैसा दिखाया गया है, जैसा हम लोग देखते हैं, वैसा एक रियलिटी में आप देखोगे तो ऐसे नहीं दिख रहा है, बट ये क्या है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि एक इकोनॉमी के अंदर इनकम कैसे फ्लो करती है और वो सर्कुलर वे में क्यों फ्लो कर रही है। इसी चीज को समझते हैं हम लोग। क्या होता है कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, ये बेसिकली क्या बताते हैं, ये एक मैपिंग बताता है, ये हमें एक डायरेक्शन देता है। ठीक है। इकोनॉमिक मॉडल अनरियलिस्टिक तो होता है, बट एनालिटिकली वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, हमें इकोनॉमिक्स को समझने में हेल्प करता है। ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे। अभी जब हम एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो मॉडल्स का यूज हम लोग एनालिसिस में ही करते हैं। अभी देखो क्या है ना कि एनालिसिस भी समझते हैं कि एनालिसिस क्या है। देखो हम इकोनॉमिक मॉडल क्या है ये समझिए। ये इकोनॉमिक मॉडल में एक चीज, सॉरी मैंने लिखा नहीं कहीं पे, इकोनॉमिक मॉडल क्या है, ये
अनरियलिस्टिक होता है, ठीक है। बट अनरियलिस्टिक होने के साथ साथ क्या होता है, ये हमें डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। अभी यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्यों, कहाँ यूज होता है। ये डायरेक्शन हमें एनालिटिकली बहुत यूजफुल होता है। ये हमें समझाता है, हमें हेल्प करता है समझने में कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है। अभी देखो, ये जो एनालिसिस के बारे में बात होती है, तो एनालिसिस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एनालिसिस कैसे होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। देखो, स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिक एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या चीजें, क्या एनालिसिस है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि आज डिमांड सप्लाई कहां पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि ओवर द टाइम, मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ चेंजेस कैसे हो रहे हैं। मतलब कि आप एग्जांपल में समझो कि ओवर द टाइम कैसे चीजें चेंज हो रही है। जैसे कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है। आप ये देख सकते हो कि बिजनेस साइकिल कैसे चलता है। आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है। आप देखोगे यूपीएससी ज्यादातर स्टैटिक एनालिसिस के बारे में नहीं पूछता है, यूपीएससी ज्यादातर डायनेमिक थिंकिंग टेस्ट करता है। ओवर द टाइम पे इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है, बिजनेस साइकिल क्या है, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कि इकोनॉमिक्स के मेथोडोलॉजी है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने एनालिसिस देखा, हमने इकोनॉमिक मॉडल देखा, हमने रोल ऑफ एजम्पशन देखा, हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के जो थियरीज होते हैं उसमें किस तरह के मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। और इसीलिए जब हमें ये समझ आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, ठीक है। आप देखोगे यूपीएससी में इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स बहुत कम पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क पूछता है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स मेथोडोलॉजी क्लियर हो जाती है तो आप उन सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में बहुत इजीली समझ पाओगे और एमसीक्यूज आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो आप समझ गए हो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रियलिटी में क्या चीजें कैसी है बस वो दिखाया जा रहा है। नॉर्मेटिव में क्या बात की जाती है कि किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। हम ये देख लिए कि इकोनॉमिक्स एजम्पशन पे चलती है। हमने ये देखा कि मॉडल्स सिंप्लीफिकेशन के लिए होता है, कि हम इकोनॉमी को कैसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी क्या है, कैसे माइक्रो इकोनॉमी किसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को देखती है, और मैक्रो इकोनॉमी क्या है कि एक नेशन को, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के चलती है, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, तो ये चीज बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि इकोनॉमिक्स कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आप इकोनॉमिक्स मेथोडोलॉजी को समझ गए हो तो आपको पता है कि आप इकोनॉमिक्स के जो बहुत ज्यादा टफ पार्ट होता है ना, उन सब पार्ट को समझ गए हो। अब आपको इकोनॉमिक्स जब समझ में आएगा, एक एक थियरी पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक कितना जरूरी था समझने के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।